सुप्रभात प्यारे बच्चों। सुमित्रा देवी पब्लिक स्कूल की तरफ से चल रही ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज हम कक्षा 9 के लिए हिंदी विषय का पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी पद्य यानी कविता। कोई भी बात अगर कविता के माध्यम से कही जाए, सुर, लय, छंद और ताल के साथ कही जाए तो बड़ी सुंदर लगती है, कानों को बड़ी प्रिय लगती है। इसलिए आज तक गीतों का क्रेज हिंदी सिनेमा में कम नहीं हुआ। गीतों से कही गई बात हमें बड़ी अच्छी लगती है। तो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास आपको बताने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने एक चार्ट भी बनाया है, जिसे आप ध्यानपूर्वक अपनी नोटबुक में बनाएंगे और इसको एक कहानी की तरह याद करेंगे, तभी आपको ये हिंदी साहित्य का इतिहास याद होगा। यहाँ आप सबसे पहले देख रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। नंबर 1 आदिकाल, सबसे पहला वाला काल जो सन 743 से शुरू होता है, इसको आदिकाल कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल भी कहा है। इसके कई नाम हैं: चारण काल, भाट काल, वीरगाथा काल, बीजक काल, लेकिन हम इसको आदिकाल के नाम से ज़्यादा जानते हैं। सन 743 से ये काल शुरू होकर 1343 तक चला, यानी कि ये 600 साल चला। सबसे ज़्यादा समय इसी काल ने लिया। और इस काल के अंतर्गत ये राजा महाराजाओं का युग था। ऐसे दरबारी कवि, ऐसे दरबारी राइटर थे जो राजाओं को कविता के माध्यम से अच्छी अच्छी बातें सुनाया करते थे, अपनी रचनाएं सुनाया करते थे, और राजा खुश होकर उन्हें इनाम दिया करते थे। तो इसलिए इस काल को वीरगाथा काल कहा गया। और राजाओं को अपनी कहानी सुनना बड़ा अच्छा लगता था, अपनी प्रशंसा सुनना बड़ा अच्छा लगता था। जैसे आपको भी लगता है, अपनी प्रशंसा सुनना सबको अच्छा लगता है ना। तो इसी प्रकार जब राजा अपनी प्रशंसा सुनते थे कवियों से, तो उन्हें खुश होकर सोने चांदी के जेवरात इनाम देते थे, जमीन इनाम दे देते थे। तो इसी प्रकार से नए राइटर, नए कवि भी इस क्षेत्र में आए, इनाम के लालच में या अपने जीविका के लालच में। तो इस तरह से उस समय कवि आए, और बहुत सारी उस समय अच्छी रचनाएं प्रकाश में आईं। जैसे खुमान रासो दलपति विजय ने लिखी। पृथ्वीराज की कहानी पृथ्वीराज रासो के रूप में लिखी गई, चंद्र बरदाई इसके लेखक थे। हमीर रासो, विजयपाल रासो, बीसलदेव रासो, जयमयंक जसचंद्रिका आदि बहुत सारे ग्रंथ उस युग में लिखे गए। कौन से युग में? आदिकाल में। तो इनकी मुख्य विशेषता क्या थी इस आदिकाल की? आश्रयदाता राजा जो थे, उनकी प्रशंसा की जाती थी इनकी रचनाओं में। सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना उसमें नहीं दिखाई देती थी, क्योंकि पूरा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, बल्कि अपने राज्यों की भावना उसमें थी। और युद्धों के बड़े सुंदर सजीव वर्णन इस काल में हुए, क्योंकि राजा उस समय युद्ध लड़ते थे, और युद्ध के बाद जब जीत होती थी तो कवि उसकी कविता बनाकर राजा को सुनाया करते थे। तो राजा बड़े प्रसन्न होते थे, और अपनी तारीफें कुछ उसमें झूठी होती थी, कुछ सच्ची होती थी, तो सुनकर उन्हें इनाम दिया करते थे। तो युद्धों का बड़ा अच्छा वर्णन मिलेगा। और वीर रस के साथ साथ, चूँकि उस समय रानियाँ जो थी, रानियों के ऊपर भी युद्ध हुआ करते थे, सुंदरता के ऊपर, राजकुमारी के ऊपर युद्ध हुआ करते थे। तो राजकुमारियों की, रानियों की सुंदरता का वर्णन भी बड़े सजीव ढंग से हुआ है। तो श्रृंगार रस का वर्णन भी हुआ है। तो इस प्रकार हमारा वीरगाथा काल, आदिकाल, सन 743 से लेकर सन 1343 तक ये चला। तो इसके बाद दूसरा काल आता है भक्ति काल। स्वर्ण काल इस काल को कहा गया है, क्योंकि जब इस काल के बाद जनता भी एक सी रचनाओं से ऊब गई थी, राजे महाराजाओं की प्रशंसा से या युद्धों के वर्णन से ऊब गई थी, तो रुझान कुछ भक्ति की तरफ हुआ। उस समय ऐसे संत कवि सामने आए जिन्होंने पूरे जनमानस को भक्ति की धारा में मोड़ दिया, जैसे कबीरदास जी, सूरदास जी, रैदास, नानक जी। तो इस युग को भक्ति काल कहा गया, और हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल इसको कहा जाता है। तो ये सन 1343 से सन 1643 तक चला, यानी 300 साल ये काल चला। और इस काल को विद्वानों ने 2 भागों में विभाजित किया: निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण क्या है? जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई रूप ना हो, रंग ना हो, उसको हम निर्गुण कहते हैं, बिना गुण वाला। और सगुण जिसका कोई रंग हो, रूप हो, आकार हो, जैसे राम कृष्ण को भी भगवान माना गया, तो इनको हम सगुण भक्ति के अंतर्गत ले सकते हैं।
और जो निर्गुण भक्ति, सतगुरु की भक्ति, परमात्मा की भक्ति, जैसे कबीर ने की, नानक ने की, रैदास ने की, इसको हम निर्गुण भक्ति के रूप में मानते हैं। और यही हमारे इतिहास में इसको दो भागों में बांट दिया गया, निर्गुण भक्ति काव्य धारा, जिसके अंतर्गत भी दो पाठ करे गए, दो भाग किए गए, एक ज्ञान मार्गी और एक प्रेम मार्गी। जिन संतों, गुरुओं, कवियों ने ज्ञान को ही अपना रास्ता बनाया वो ज्ञान मार्गी कहलाए, और जिन कवियों, संतों, गुरुओं ने प्रेम को ही, चाहे भगवान के प्रति हो चाहे सतगुरु के प्रति हो, प्रेम को ही भक्ति का रास्ता माना, वो प्रेम मार्गी कहलाए। तो इस प्रकार भक्ति काल यहाँ दो भागों में बंटकर और निर्गुण भक्ति को भी दो भागों में बांट दिया गया, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी के प्रमुख कवि हुए हैं, संत हुए हैं, संत कबीरदास, संत रैदास और संत नानक। और इसी प्रकार प्रेम मार्गी के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने बहुत प्रमुख ग्रंथ लिखा, पद्मावत, जिसकी कथा, जिसकी फिल्म भी आई है पद्मावत के नाम से, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया प्रेम ग्रंथ है। तो इसी प्रकार दूसरी काव्य धारा आई भक्ति, सगुण भक्ति। इसको भी दो भागों में बांटा गया, राम कृष्ण भक्ति, राम की भक्ति काव्य धारा और कृष्ण की भक्ति काव्य धारा। तो जो राम भक्ति के प्रमुख लेखक कवि हुए हैं वो हैं तुलसीदास, और जो कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि हुए हैं सूरदास, मीराबाई और रसखान। ये आपके कोर्स में है, इसलिए आपको यही बताए जा रहे हैं। कवि और भी हुए हैं, लेकिन जितना आपके कोर्स में है उतना ही आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इस प्रकार सगुण भक्ति के तुलसीदास जी का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस। आप सब जानते हैं, रामायण की कथा घर घर आपने सुनी है, देखी है, टीवी में भी सीरियल भी बन चुका है, और अभी लॉकडाउन के अंतर्गत इसका सीरियल का दोबारा प्रसारण भी हुआ, सभी ने बहुत अच्छी तरह से इसको देखा। और इसी प्रकार कृष्ण भक्ति काव्य धारा में इसके सबसे प्रमुख कवि हुए हैं सूरदास, जिन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही मनोरम सजीव वर्णन किया। पढ़ने पे ऐसा लगता है जैसे हम भगवान कृष्ण को बाल रूप को साक्षात देख रहे हों और उन्हें महसूस कर रहे हों, अनुभव कर रहे हों। तो इसके बाद मीराबाई, जो भगवान कृष्ण की भक्त थी, उन्होंने भी बड़ी सजीव रचनाएँ की हैं, और रसखान ने भी भगवान कृष्ण के गोविंद नाम से अपनी रचनाएँ की हैं। तो इस प्रकार से ये भक्ति काल संपूर्ण होता है। तो प्यारे बच्चों, ये बड़ा महत्वपूर्ण युग है। प्रत्येक बोर्ड परीक्षा में भक्ति काल से सवाल जरूर आता है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको 4-5 नंबर का इसमें सवाल जरूर आएगा। इसके बाद हमारा तीसरा काल है रीति काल। रीति से मतलब है प्रेम, प्रेम मिलन, रीति का मतलब है। तो इसको रीति काल की संज्ञा दी गई। ये 1643 से सन 1843 तक, यानी 200 साल ये काल चला। और इसमें इसके अंतर्गत बहुत सारे रीति ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें बिहारी सस्सई का नाम प्रमुख है। तो इस काल में भी श्रृंगार और वीर रस का भी थोड़ा था वर्णन है कहीं, लेकिन मुख्य रूप से इस काल में श्रृंगार रस का प्रधान था। और श्रृंगार रस के दोनों पक्ष, वियोग और संयोग, वियोग माने बिछड़ना और संयोग माने मिलना, दोनों पक्षों का बड़ी बेहतरीन तरीके से इसके काल के कवियों ने वर्णन किया है। तो इस काल के प्रमुख कवि मैं आपको नाम बताता हूँ। केशव, जिन्होंने रामचंद्रिका लिखी, भूषण, शिवराज भूषण लिखी, मतीराम ने रसराज लिखी, और बिहारी ने बिहारी सस्सई नामक ग्रंथ लिखा। और भी बहुत सारे कवि हुए हैं, लेकिन जो आपके कोर्स में हैं आप उन्हें ही याद करिएगा। तो इसके बाद हमारा चौथा काल यानी आधुनिक काल, ये सन 1843 से शुरू हुआ। और आपको ध्यान होगा 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन भी हुआ था, तो उससे जस्ट पहले ही शुरू हुआ है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे आज़ादी के पहले संग्राम से शुरू हुआ और ये अब तक चल रहा है। तो प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत इस काल को भी 4 भागों में बांटा गया, क्योंकि जब तक आप वर्गीकृत नहीं करोगे किस चीज़ का तो आप ज़्यादा उसको समझ नहीं पाओगे। तो इसको भी 4 भागों में बांट दिया गया। इसमें सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र नामक एक महान कवि लेखक का उदय हुआ। और एक विशेष बात ये रही कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने गद्य लेखन भी शुरू कर दिया था। केवल कविताएं नहीं, यहाँ तक तो कविता ही लिखी जाती थी, लेकिन यहाँ आधुनिक काल में गद्य लेखन भी पूरी तरह से शुरू कर दिया गया। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य लेखन को बहुत ही प्रमुखता से नेतृत्व किया, और इनके बाद के कवियों ने, लेखकों ने गद्य को आगे बढ़ाया। तो पहला युग आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग, इसके बाद द्विवेदी युग, हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से युग हुआ। और इसके बाद छायावादी युग। इस युग में 4 प्रमुख कवि सामने आए, जो कवि भी थे, लेखक थे। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये चारों कवि छायावादी युग के 4 स्तंभ माने जाते हैं। और इसके बाद प्रगतिवादी युग, इसमें बहुत सारे नए कवि हमारे सामने आए,
जिन्होंने प्रगतिवाद को आगे बढ़ाया। प्रगति का मतलब है जैसे जैसे देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा उसी प्रकार से हमारा ये हिंदी साहित्य भी आगे बढ़ा। और इसके प्रमुख कवियों में नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र वर्मा, रामविलास शर्मा आदि बहुत सारे इसमें कवि आए। और इन्होंने हमारे वर्तमान काल की समस्याओं, रूढ़िवादिताओं, मान्यताओं का विरोध किया। मानवतावादी प्रवृत्ति इनकी कविताओं रचनाओं में दिखाई दी। शोषक वर्ग के प्रति घृणा और विद्रोह, क्रांति की भावना और समाज का यथार्थवादी चित्रण, यानी कि जो हकीकत दिखलाई गई वो इनकी रचनाओं में प्रमुखता से दिखाई पड़ती है। तो ये प्रगतिवादी युग। और इसके बाद अब नई कविता भी शुरू हो गई है, यानी प्रयोगवाद। नई कविता हम इसको कहते हैं, नई कविता। अब इस समय नई कविता का युग चल रहा है, इसे प्रयोगवाद भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत नए नए प्रयोग हो रहे हैं। चींटी पर कविता लिखी जा रही है, पत्ते पर कविता लिखी जा रही है, मक्खी पर कविता लिखी जा रही है। बहुत सूक्ष्म चीज़ों पर कविता और यथार्थवादी चित्रण और आज की जो समस्याएं हैं वो रचनाओं में दिखाई दे रही हैं, जिससे समाज का दर्पण के रूप में साहित्य को समझा जाने लगा है। और तो इस प्रकार से नई कविता में अब हमारे धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय और इस प्रकार बहुत सारे कवि हैं। शकुंतला माथुर हैं, हरिनारायण व्यास हैं, शमशेर बहादुर हैं, नरेश मेहता, रघुवीर साय और धर्मवीर भारती आदि हमारे इस नई कविता प्रयोगवादी युग के कवि हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छी तरह से इसको समझा होगा और सभी बच्चे इसको अपनी नोटबुक में नोट भी करेंगे और इसको याद भी करेंगे। धन्यवाद।